वेलकम टू शेप आईएएस चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। आपने देखा होगा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क वर्डिक्ट यानी कि जजमेंट दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, और उन्होंने 5 कॉन्स्टिट्यूशनल जो जज बेंच थी उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो एक वायलेट करते हैं आर्टिकल यानी कि 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के तहत आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को वायलेट करते हैं, और साथ ही साथ में इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, इसकी नीड क्यों पड़ी थी इसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ में हम ये जानेंगे कि गवर्नमेंट के कंसर्न्स क्या थे और उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, और हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और वर्डिक्ट को लेकर के। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले ये याद रखो कि ये जो केस था वो था एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एडीआर ने एक रिपोर्ट फाइल करी थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है। शुरू करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं कि इट अलाउज कॉर्पोरेशंस एंड इंडिविजुअल्स टू डोनेट मनी टू द पॉलिटिकल पार्टी एनोनिमसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ईजी रहेगा। सपोज करो एक पॉलिटिकल पार्टी है ए, और आप किसी और दूसरी 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज और आप अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप कैसे देंगे? डीडी, चेक और कैश के थ्रू में देते थे, तो ब्लैक मनी को वो मतलब मोटिवेट करता था, तो ब्लैक मनी को वो ज्यादा सिग्निफिकेंस करता था। तो इसके लिए हमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाएं। तो आपकी जो भी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है आप उसको मनी डोनेट कर सकते हैं एनोनिमसली, यानी कि बिना आपका नाम बताए। केवल एसबीआई के पास ही आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि एसबीआई ही जो है वो जनरेट कर सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। यहाँ पर ये बात याद रखनी है, केवल एसबीआई हैज द पावर टू ऑथोराइज या अथॉरिटेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसके अलावा कोई और बैंक नहीं कर सकता, और एसबीआई की हर ब्रांच नहीं, केवल सेलेक्टेड ब्रांचेस है वहां पर। अब ये बात याद रखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो कितने फॉर्म के डिनोमिनेशंस में मिलते हैं, थाउजेंड्स के मल्टीपल्स पे, यानी कि 1000 का हो गया, 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 1 करोड़, 10 करोड़, कोई लिमिट नहीं है। पहले क्या होता था, कैप होता था, 7.35% रहता था कैप ऑफ टोटल एग्रीगेट प्रॉफिट का जो कंपनीज का होता था। बट क्या किया हम लोगों ने, कंपनीज एक्ट को अमेंड किया और टोटल कैप हटा दी। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती है वो भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करती है। वो क्यों डोनेट करती है? क्योंकि क्या होता है, जो जितना डोनेट करेंगी लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी उनके फेवर में जो है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है उनके फेवर में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएंगी, टैक्स एग्जेम्पशंस मिलेंगे उनको, इसलिए वो इस कैप को इसलिए हटाया गया था। सबसे बड़ा ड्रॉबैक फिर इसके साथ ये भी था कि जब हम इसको हटा रहे हैं, इस एक्ट को हटा रहे हैं, जो कैप हटा रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं किस पॉलिटिकल पार्टी को हम कितना डोनेट कर रहे हैं और कितनी पॉलिटिकल पार्टीज को कितना मिल रहा है। तो एज अ वोटर, जैसे मैं एक वोटर हूं, तो मुझे भी पूरा राइट होना चाहिए आरटीआई के अंदर कि मैं भी सब देख सकूं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन सी कंपनी कितना फेवर कर रही है और कितना डोनेट कर रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आई होप आप समझ आए होंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाना क्यों जरूरी था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाना इसलिए जरूरी था, सपोज समझो कि 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज है, राइट? तो कब सपोज करो एज एन कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी बी को फेवर करना चाहती हूँ और मैं उसको अमाउंट डोनेट करना चाहती हूँ। पर व्हाट इफ पार्टी सी कम्स इनटू दिस पिक्चर, अगर वो पावर में आ गई तो जब उसको पता चलेगा कि मैंने उसको डोनेट ही नहीं किया, तो व्हाट ही विल डू, व्हाट दैट पॉलिटिकल पार्टी विल डू विद मी, तो वो क्या करेगी, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जब उसको पता चलेगा कि इसने मुझे वोट नहीं किया, तो वो मेरे जो कंपनी है उनके खिलाफ जो है लॉज लाएंगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, मेरी कंपनी को लॉस होगा। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाया गया था ताकि एनोनिमसली जो है डोनर की आइडेंटिटी छुपी रहे, केवल एसबीआई के पास ही उस डोनर की आइडेंटिटी रहेगी। अब एसबीआई के पास उसकी पावर, उसकी जो है डोनर की आइडेंटिटी है, तो क्या करते हैं, जैसे मेरे को इस किसी XYZ पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना है, तो मैं जाऊंगी एसबीआई के बैंक में, उनको बोलूंगी कि आई वांट 10,000 रुपीज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो वो मुझे एक इलेक्टोरल बॉन्ड देंगे। तो एक ऐसा इलेक्टोरल बॉन्ड देंगे जिसमें उसमें लिखा होगा कि मतलब मैं अपनी जो है पॉलिटिकल पार्टी को इतना 10,000 उसको डोनेट कर रही हूँ उस पॉलिटिकल पार्टी को। ये केवल इन्फॉर्मेशन सिर्फ एसबीआई को पता रहेगी। अब मुझे एक इलेक्टोरल बॉन्ड मिल गया, अब उस इलेक्टोरल बॉन्ड को मुझे पार्टी ऑफिस ले जाना है और पार्टी वर्कर को देना है।
अब आप कहेंगे कि जब मैं किसी पार्टी वर्कर को दे रही हूँ तो मेरी जो एनोनिमिटी है, मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरी जो पहचान है वो तो पता लग गई। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। यू कैन डायरेक्टली थ्रो एट द पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस, या आप किसी के थ्रू उसको भिजवा सकते हैं। तो अल्टीमेटली गोल ये रहता है कि आपको उस इलेक्टोरल बॉन्ड को पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस भिजवाना होता है। तो वहां का जो पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस के जो कार्यकर्ता होते हैं, वर्कर होते हैं, वो उस बॉन्ड को लेकर जाते हैं एसबीआई के बैंक में और वो उसको दिखाते हैं कि ये इतना डोनेशन का बॉन्ड है, और उनको विद इन 15 डेज एनकैश करना होता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोज करो 15 दिन के अंदर एनकैश नहीं कर पाती है, तो जो है सारा का सारा जो मनी है वो पीएम रिलीफ फंड में चला जाता है, वापस डोनर को नहीं मिलता है। ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। इसके साथ में आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो है कि अब अगर आपके पास एसबीआई का अकाउंट नहीं है तो एसबीआई क्या करती है, या तो अगर अकाउंट है तब तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, और जिसका अकाउंट नहीं है एसबीआई के पास और आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे हैं, तो उस इन दैट सिनेरियो जो एसबीआई है वो आपका केवाईसी लेती है, नो योर कस्टमर इन्फॉर्मेशन, जिससे उन्हें पता रहे कि आपकी डोनर की आइडेंटिटी उनके पास पहुंच जाती है। तो ये हमने पूरा पढ़ा, पूरी बैकग्राउंड को हमने डिटेल में समझा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। अब हम जानेंगे कि आगे इसके इश्यूज क्या थे और इसके मेजर कंसर्न। अब हम जानेंगे आरबीआई के कंसर्न्स क्या थे। आरबीआई का बेसिकली कंसर्न ये था, उनको ये था कि ऐसे कोई भी जो है बैंक है वो कैसे अलाउ कर सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जारी करना, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक प्रोमिसरी नोट है, दैट इज बैंक बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स। केवल आरबीआई के पास ही ये राइट होता है टू जनरेट दिस प्रोमिसेबल नोट्स, और कोई जो है बैंक जनरेट नहीं कर सकता प्रोमिसरी नोट, सबसे फर्स्ट। सेकंड, उनका मेन कंसर्न ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एज अ करेंसी फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है आगे, तो ये आरबीआई का कंसर्न था। ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कंसर्न ये था कि जब पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्लोज ही नहीं कर रही है कि किसको कितना पैसा दिया गया है और कितना वो मिला है, तो ये मनी आया कहाँ से। वी डोंट नो कि ये ब्लैक मनी भी हो सकता है या फिर सम अदर शेल कंपनीज भी हो सकती है जो इन पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स कर रही हो, चंदा दे रही हो। पहला उनका कंसर्न ये था। दूसरा, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे हुआ। फ्री फेयर इलेक्शंस मतलब होता है कि हर पार्टी को इक्वली, जो वीकर पार्टीज होती है उनको चंदा दिया जाए ताकि वो भी आगे बढ़े। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को कौन पैसा दे रहा है और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो ये जो थे वो मेजर इश्यूज थे। पर गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट्स क्या थे उस पर फोकस करते हैं। गवर्नमेंट्स ने कहा था कि हम जो है एक तो सबसे पहले डोनर की एनोनिमिटी को बनाए रख रहे हैं, आइडेंटिटी उसकी क्लोज है, उसकी आइडेंटिटी किसको नहीं पता। दूसरा ये था कि बॉन्ड्स जो है वो कभी भी करेंसी की फॉर्म में यूज नहीं होंगे, क्योंकि उनको 15 दिन के अंदर आपको एनकैश करना पड़ता है, और आप नहीं करते तो सारा का सारा अमाउंट जो है वो पीएम रिलीफ फंड में चला जाता है। तीसरा ये था कि सिटीजन्स को राइट टू नो का राइट है, कि सिटीजन्स को हर चीजें जानने का है, बट नॉट एवरीथिंग, वो सब चीजें नहीं जान सकते। तो ये गवर्नमेंट ने अपने फेवर में पॉइंट्स कहे थे। अब जब मुद्दा उठा सुप्रीम कोर्ट में, एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस हुआ, उसमें यह रियलाइज हुआ कि एक तो अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग्स हो रही है, पता ही नहीं है कौन पॉलिटिकल पार्टी कैसे दे रहा है। आपने तो कह दिया डोनर की एनोनिमिटी बरकरार है, क्या पता जब कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आए और वो एसबीआई के ऑफिशियल्स को बोले फोन करके कि वी वांट अ लिस्ट कि किस किस पार्टी ने हमें डोनेट किया है और किस किस दूसरे लोगों ने, इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस ने उनको दिया है। क्या पता इफ दे harass it can easily be possible. There are multiple things that can be possible here in the scenario अगर मैं बात करूँ तो इसलिए ये था कि हमें एज अ वोटर सबको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन है। तो ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए को वायलेट करता है। दूसरा ये वायलेट करता है जब आप इतने सारे अनलिमिटेड पॉलिटिकल फंडिंग्स ला रहे हो, इतने अमाउंट आ रहे, तो वो आ कहाँ से रहे, पता ही नहीं है कौन किस पे ब्लैक मनी कर रहा है, कौन सी लॉस मेकिंग कंपनीज जो है वो आकर इन्वेस्ट कर रही है क्योंकि वो खुद का प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है और वो इसलिए इंट्रोड्यूस कर रही है ताकि गवर्नमेंट उनको फेवर करे। सो इट इज लाइक अ बेसिकली अगर मैं बोला जाऊं तो ये बहुत बड़ा एक तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू था। तो इसी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो नॉन डिस्क्लोजर है वो इन्फॉर्मेशन का वो वायलेट करता है। एक तो एक्ट आरटीआई यानी कि 19 क्लॉज 1 क्लॉज है, साथ में इट ऑल्सो वायलेट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हम उसको ही वायलेट कर रहे हैं, तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में आता है। अगर मैं आपको एक डेटा के अकॉर्डिंग बताऊं, यानी कि जो एडीआर का डेटा है 2024 के अंदर, जो सबसे ज्यादा लास्ट ईयर सबसे ज्यादा जो वोट मिले थे, अगर मैं बताऊं टिल फरवरी 2024 के अंदर सबसे ज्यादा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके वो बीजेपी के लिए बिके, जो रूलिंग पार्टी है। नेचुरली जो रूलिंग पार्टी है उनको सबसे ज्यादा जो है फंड्स दिए जाते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है कांग्रेस, थर्ड नंबर पे आती है टीएमसी। एक डेटा के अकॉर्डिंग 6,566 करोड़ रुपीस बीजेपी को मिले हैं और कांग्रेस को मिले 1123 करोड़, यानी कि 1123 करोड़ जो है, यानी कि 1,123 करोड़ कांग्रेस को मिला और टीएमसी को समथिंग 1,000 करोड़ रुपए मिला है। और बाकी छोटी मोटी जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज है बीजेडी वगैरह, उनको 754 करोड़ रुपीस एज एन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में मिले और 99.8% बॉन्ड्स को रिडीम कर लिया जाता है
कुछ ही छोटे मोटे 0.1 या 0.28% बॉन्ड्स होते हैं जिनको रिडीम नहीं कर पाते और वो पीएम रिलीफ फंड में चला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि एक तो जब फाइनली जो वर्डिक्ट दिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजें बोली है। सबसे पहले, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब तक आपने जितने बॉन्ड्स इशू कर दिए, जारी कर दिया एसबीआई, दैट इज ओके। अब इसके बाद कोई इलेक्टोरल बॉन्ड जारी नहीं होगा क्योंकि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये वायलेट करता है हर आर्टिकल और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है एसबीआई को, क्योंकि ओनली यू हैव अथॉरिटी, यू हैव द पावर, आपके पास पूरी वोटर की लिस्ट है, डोनर्स की लिस्ट है, तो आप जो है ईसीआई को देंगे, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और ईसीआई जो है वो उसको पब्लिश करेगा विद इन दिस टाइम पीरियड। सो फाइनली जो है एसबीआई ने डेटा रिलीज किया है और ईसीआई ने हमारे सामने पब्लिश किया था। जो टॉप 10 कंपनीज है, आपको पता ही होगा, आप ऐसे देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, उसकी इमेज आ रही है, तो ये टॉप 10 कंपनीज थे जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है फंड्स दिए थे पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये था ऑल अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसका वे अहेड मैं आपको बताऊं तो बेसिकली आपको पता है कि इट इज वायलेटिंग द आर्टिकल 19 आरटीआई एक्ट एंड इट इज ऑल्सो वायलेटिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पार्ट, दैट इज आर्टिकल 14 which is a basic structure of the constitution। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट और ऐड किया था, यानी कि एडीआर में जब अनाउंसमेंट किया था जजमेंट को, उन्होंने कहा था कि जब 15 दिन के अंदर जब कैश जो है अगर कोई लेता भी है और वो रिडीम नहीं कर पाता तो वो पीएम रिलीफ फंड में जाता है, वो भी आरटीआई के एग्जामिशन से बाहर है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा था कि अगर रिडीम नहीं हो पाता तो आप जो है डोनर्स के अकाउंट में पहुंचाएंगे विद इन 15 डेज, जितना उन्होंने डोनेट किया, ना कि पीएम रिलीफ फंड के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट this electoral bonds. I hope you like this video, so please do follow and share it.